नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका और चीन के नए दांव चले जाने से एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति भारत के लिए पैदा हो सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के कॉरपोरेट जगत के लिए, और इन दोनों की वजह से शेयर बाजार के लिए भी, क्योंकि शेयर बाजार इससे अछूता नहीं है और इसका खामियाजा बड़े पैमाने पर निवेशकों को भुगतना पड़ सकता है। अब है क्या, अमेरिका का क्या दांव है, चीन का क्या दांव है, आइए एक एक करके जानते हैं। अमेरिका का दांव ये है कि अमेरिका ने जब रूस से तेल लेने के लिए देशों पे सैंक्शंस लगा दी थी रूस पे, तो उसने ये जब हॉर्मुज संकट पैदा हुआ तो इस हॉर्मुज संकट के बाद जो है उसने भारत को ये इजाज़त दे दी कि वो कुछ समय के लिए रूस से जितना तेल लेना हो उतना तेल ले ले। उसके बाद फिर ये मियाद बढ़ाई गई, लेकिन अब जो मियाद जो तीसरी बार बढ़ाई जानी थी उसके बारे में दोनों देशों की तरफ से, चाहे भारत चाहे अमेरिका, इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है कि अमेरिका ने ये वेवर फिर बढ़ा दिया है। ऐसी कोई जानकारी अभी तक ऑफिशियल नहीं दी गई है। अमेरिका ने मना भी कर दिया है कि नहीं देंगे वेवर, इसकी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अमेरिका ने अब ये दांव क्या चला, कहा यह भी जा रहा है, सुना यह भी जा रहा है, लेकिन इस बारे में कोई पुष्ट खबर नहीं है कि शायद अमेरिका ने फिर वेवर देने से इनकार कर दिया है। और उसने कहा है कि जिसको जितना तेल चाहिए, भारत को जितना तेल और एलएनजी चाहिए, वो अमेरिका से ले सकता है। अमेरिका बखूबी इस स्थिति में है कि वो जितना तेल चाहे भारत उतना उसको दे सकता है। अब यहाँ लोचा क्या है, यहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अमेरिका के तेल की क्वालिटी एक तो अच्छी नहीं है और अमेरिका का तेल बहुत महंगा है। इसी तरह एलएनजी जो है, जो इंटरनेशनल मार्केट में एलएनजी के प्राइसेस हैं, उनकी तुलना में अमेरिका का एलएनजी जो है वो 50 से 60% महंगा है। इसके अलावा अमेरिका से जो कच्चा तेल या एलएनजी भारत आएगा उसकी लैंडेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी मिडिल ईस्ट और रूस की तुलना में। ये क्यों होगा? इसकी वजह यह है कि एक तो शिपिंग चार्जेस जो हैं वो रूस और मिडिल ईस्ट की तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा बैठते हैं। दूसरी ओर जो इंश्योरेंस चार्जेस, जो शिपिंग के लिए जो इंश्योरेंस चार्जेस शिप पे जो लिया जाता है इंश्योरेंस, उसके चार्जेस जो हैं वो अनाप शनाप हो गए। तो यानी कुल मिला करके ये जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और लैंडेड कॉस्ट जो है अनुमान से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक तो महंगा सामान, ऊपर से जो है शिपिंग और इंश्योरेंस चार्जेस महंगे। अब इन हालात के अंदर होगा क्या कि लैंडेड कॉस्ट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो तेल कंपनियों को बहुत बड़े पैमाने पे अतिरिक्त डॉलर की भरपाई करनी पड़ेगी। आखिरकार चाहे तेल कंपनियां भरपाई करें और उसका बोझ तो भारत सरकार पर ही आएगा, यानी रुपए पर ही आएगा, और डॉलर की मांग जो है वो बढ़ जाएगी। नतीजा ये होगा कि डॉलर और मजबूत हो सकता है। खाली अकेला ये तेल कंपोनेंट ऐसा है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो हमारे इंपोर्ट कंपोनेंट में तेल ही है, क्रूड और एलएनजी या एलपीजी, यही 3 कंपोनेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा जो है इनका हम आयात करते हैं और इनका भुगतान डॉलर में करते हैं। अब इन हालात में क्या होगा, यानी तेल कंपनियां थोड़ा थोड़ा करके भले ही दाम बढ़ा रही हो पेट्रोल डीजल का, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है। यानी अभी जो लगभग 1000 करोड़ रुपए से लेकर 1500 करोड़ रुपए के बीच में इन तेल कंपनियों का जो रोज का घाटा है वो बढ़ जाएगा, वो लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए हो जाएगा। और नतीजा ये होगा कि इन कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को जो है वो तनख्वाह देना और उनके भत्ते देना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं,
इनके पास इतना भी पैसा नहीं बचेगा कि वो बड़े पैमाने पे डॉलर खरीद करके उसका भुगतान जो है वो निर्यातक कंट्री को आराम से कर सके। तो ये हालात पैदा ना हो, इसके लिए तेल कंपनियों को देर सवेर बड़े बड़े जो है वो किस्तों में जो है वो अभी 1 रुपये और 80 पैसे और 90 पैसे इस तरीके से नहीं, जब तक कि ये बड़े जो मतलब किस्तों में ये मतलब 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये इस तरीके से तेल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगी, तब तक इनका जो है बेड़ा पार होने वाला नहीं है। अब ऐसी स्थिति के अंदर डॉलर पे बोझा, रुपए पे बोझा, तेल कंपनियों पे बोझा और अंतोगत्वा सरकार के आयात बिल का बोझा। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट वैसे ही बढ़ गई है। अभी हाल में जो थोड़े बहुत रेट बढ़ाए थे पेट्रोल और डीजल के, अभी तेल कंपनियों ने, वैसे ही 5 से 10% फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई है। और इसके बाद अगर बड़ी मूल्य वृद्धि की गई तो उससे फ्रेट कॉस्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट कहाँ जाएंगी? ये लगभग 25 से 30% बढ़ना तय होगा। अब इन हालात में क्या होगा? जो कंपनियां आयात करती हैं, जब डॉलर महंगा होगा तो उनका आयात बिल बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, लॉजिस्टिक कॉस्ट जब बढ़ जाएगा, चाहे वो कच्चा माल पोर्ट से अपने प्लांट तक लाने के लिए और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए, दोनों जगह लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ा हुआ रहेगा। इन हालात के अंदर कॉरपोरेट क्षेत्र की लागत बेतहाशा बढ़ जाएगी, लिहाजा वो महंगा सामान देंगी। महंगा सामान जब देंगी तो मांग कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी तो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी मार्जिन्स, उनकी प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ जो है बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। नतीजा क्या होगा कि अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक बेहतर बैलेंस शीट बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कंपनियां छटनी भी कर सकती हैं। वैसे भी टेक कंपनीज में छटनी का दौर जारी है और भी बहुत सी जगह छटनी का दौर जारी है, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट कम करना चाहते हैं। अब इससे क्या होगा? ओवरऑल जो डिमांड साइकिल है वो लड़खड़ा जाएगी और परचेजिंग पावर लगभग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इससे जो है पूरे कॉरपोरेट क्षेत्र के जो है वो जो शेयर्स हैं, लिस्टेड हैं, चाहे NSE हो चाहे BSE हो, वहाँ पे जो है डी रेटिंग का दौर शुरू हो सकता है। ये संभावना से देर सवेर कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जो इनकार करता हूँ मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि अभी जो है हॉर्मुज संकट जल्दी हल होने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? कि ये पैदा किया हुआ ट्रंप का है। ट्रंप और इजराइल ने पैदा किया, ईरान पे बेवजह युद्ध थोप के, और उसके बाद जो है ईरान जो है उसने जो है जब वहाँ पे जो है वो अपना टोल प्रथा चालू की, उसने तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगाए। उसके बाद अमेरिका वहाँ घुस गया, उसने US लेवल ब्लॉकेट कर दिया। अब नतीजा क्या हुआ कि और तेल की जो सप्लाई थोड़ी बहुत सुगम हो रही थी वो और अस्थिर हो गई। अब इसके बाद ये तो हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट कि चीन कौन सा दांव चल रहा है। चीन ने एक नया दांव जो है चला है, वो ये कि जो कंपनियां चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लेंगी या कच्चा माल लेंगी और उनका निर्यात करेंगी, चाहे वो भारत में हो चाहे वो किसी और दूसरे मुल्क में हो, और ख़ास करके वो कंपनियां जो चाइना से शिफ्ट होना चाहती हैं और भारत या किसी अन्य देश में जो है वो जा करके अपने प्लांट्स लगाना चाहती हैं और वहाँ से चीनी कंपोनेंट्स यूज़ करके उनका एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो उस पर उसने अपने 2 रेगुलेटरी ऑर्डर से जो है वो बंदिश लगा दी है। बस एक छूट दी है कि जिनको ताइवान जाना हो वो ताइवान जाएं, हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं करेंगे, हम बदस्तूर उनको सप्लाई जारी रखेंगे। लेकिन अगर भारत में जैसे मान लीजिए एप्पल है, एप्पल का बहुत सा प्रोडक्शन सेंटर जो है वो चीन में भी है, तो अब अगर मान लीजिए एप्पल क्या है या और दूसरी बहुत सी कंपनियां हैं, केमिकल्स की हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स, फाइन केमिकल्स और दूसरे जो है वो महत्वपूर्ण केमिकल्स जो हैं वो
चीन से आते हैं, यहाँ उनको इस्तेमाल करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसके बाद जो है उनका एक्सपोर्ट किया जाता है। अब अगर इस पे भी रोक लग गई तो अब उस पर क्या हाल होगा? यानी तमाम जो भारतीय कंपनियां, चाहे वो फार्मा से जुड़ी हों, ड्रग्स से जुड़ी हों, या और दूसरी बहुत से जो ये आपके पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और दूसरे केमिकल से जुड़ी हुए हैं, उनका क्या होगा? और फिलहाल जो ऑलरेडी कंपनीज हैं, जो विदेशी कंपनी हैं, जो चीन में थी और यहाँ आ गई और उन्होंने अपना एक्सपोर्ट हब बना लिया, अब इसके बाद उनका क्या होगा? जाहिर है जो कंपनियां, जो भारतीय कंपनियां इनसे प्रभावित होंगी, अगर मान लीजिए चीन ने भारत के लिए भी यही शर्त लगा दी, तो उन कंपनियों की तो शेयरों की री रेटिंग के बदले डी रेटिंग होना तय है। अब ऐसी हालत में क्या होगा? उनके भाव नीचे जाएंगे, चौतरफा नीचे जाएंगे। अब नतीजा यही होगा कि बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो सकता है, बाजार पूरी तरह लड़खड़ा सकता है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि अगर ऐसी हालात है, ऐसी तस्वीर है, तो एफआईआई खरीद क्यों रहे हैं? अरे भाई, बड़े पैमाने पे एफआईआईज नहीं खरीद रहे हैं, और ये उनकी संख्या बहुत सीमित है ऐसे एफआईआईज की खरीदने वालों की। और जो खरीद भी रहा होगा वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से खरीद रहा होगा। अब उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, क्या रणनीति है, क्यों खरीद रहा है, अब इस बारे में तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। तो इन हालात के अंदर तस्वीर जो है वो बहुत सुनहरी नहीं है, हालात जो हैं वो बहुत विकट है, और जो चुनौतियां हैं वो बहुत 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 कठिन है। अब इनसे कैसे देश निपटेगा, कैसे कॉरपोरेट क्षेत्र निपटेगा, अब ये तो समय बताएगा। आज के वीडियो में मैं केवल बस इतना ही आपको बताऊंगा। बस एक बात और जाते जाते कहना चाहता हूं कि इन जो सिनेरियो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इनमें बाजार जो है वो मजबूती के बदले नरमी की ओर बढ़ सकता है। देर से देर इसका असर बाजार पे पड़ेगा ही पड़ेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और तमाम शेयरों की डी रेटिंग की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इन हालात के अंदर बहुत सोच समझकर अपनी रणनीति बहुत ही सोच समझकर बनानी चाहिए, और कोई भी कदम रखने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि आगे भविष्य में, निकट भविष्य में 6 महीना, 3 महीना क्या हालात होंगे, जब हमारी रणनीति क्या कारगर होगी। तो ये सब सोच समझ के आप जो भी लें, फैसला लें, सोच समझ कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम नए नए टॉपिक्स जो हैं उनको खोज करके आपके सामने लाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू।